हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के जो बहुत ज्यादा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जो तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी के मैं इस वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आप सभी के जो FAQ जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो आपके द्वारा कॉमन क्वेश्चन है उन सभी के रिप्लाई बताऊंगी, है ना। ये आपको TRC पोर्टल पर मिल जाएगा। सो गाइस, उसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ उसके थ्रू, क्योंकि मैं आपके कमेंट की इसमें रिप्लाई भी कर दूंगी और साथ ही आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा MPTRC पोर्टल पर अपडेट क्या है, क्योंकि बहुत बार भाई मुझे कमेंट आ रहे हैं मैम TRC पोर्टल पर क्या आया है। कुछ लोगों को तो उसकी TRC की लिंक ही नहीं मिल रही है। भाई मैंने कितने बार बताया कि मेरे हर वीडियो में आपको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप देख लीजिए। इस वीडियो में भी आपको नीचे मिल जाएगी। इसके अलावा जो आप लोग का क्वेश्चन है कि भाई वर्ग 3 का साला आवंटन का जो है वो अंतिम नियुक्ति आदेश कब जारी होगा, कब तक इसकी पॉसिबिलिटी है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि अभी 5 अगस्त तक तो आप रुकी जाइए, आज 2 अगस्त है, और उसके बाद गवर्नमेंट जो भी आदेश करेगी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ अब यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग तो कर ली है, ठीक है। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सारा गवर्नमेंट का रोल है। जब गवर्नमेंट कर लेगी तो फिर हमें खुद ही उसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आदेश आएगा मैं खुद आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिर भी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं चलती हूँ MPTRC के पोर्टल पर और बता देती हूँ आप सभी के लिए कि अभी क्या अपडेट आया है MPTRC के पोर्टल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको आगे बढ़ते जाना है। प्राथमिक शिक्षक पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्राथमिक शिक्षक नियोजन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर संगीत गायन वादन का नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप TRC पोर्टल पर आएंगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो RCI वाले मुझे कमेंट कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि दस्तावेज सत्यापन प्राधिकरण प्रक्रिया है, अभी आपके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल जो भी हमारी जो पहले की है वही आवश्यक सूचना है, तो यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है अभी फिलहाल में। और इसके अलावा आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर अभी जो हाल ही में आया था NIS योग्यताधारी होल्ड अभ्यर्थियों के लिए सूचना जो आई थी सिर्फ वही है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। तो आप लोग ऐसे परेशान ना हों कि कोई भी आपको कुछ भी आके बोल रहा है और आप तुरंत ही लग रहे हो बोलने की मैम TRC पोर्टल पर अपडेट आया है, क्या हमें बता दीजिए। वीडियो के माध्यम से आप बता नहीं रहे हो तो भाई मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश से, उनके लिए दोबारा से 10 अगस्त के बाद पोर्टल ओपन किया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब चलिए आपके लिए जो FAQ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो खास है आप सभी के लिए। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों का FAQ, जो बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। और इस FAQ का जो गाइस आपको लिंक है यानी PDF है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको MPTRC के पोर्टल पर ही मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे अंदर कॉमनली आते हैं और सभी बच्चे करते हैं। तो आपको इससे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ही आपके जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर बता दिया, उन्होंने खुद ही आंसर किया जिस तरीके के बच्चों के और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं PDF में, मैं सारा आपको बताऊंगी सारी चीजें। मेरा काम बस ये है कि आप लोग को समझ जाएंगे आप लोग, है ना, क्योंकि ये PDF तो आप लोगों ने भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, बट गाइस कुछ कंफ्यूजन थी आप सभी को। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो कमेंट्स भी थे उसके भी आपको हो सकता है इसमें रिप्लाई मिल जाए। तो चलिए उन सभी के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या चयन प्रवर्ग या दिव्यांगता श्रेणी या भूतपूर्व सैनिक, अतिथि शिक्षक या आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इसमें लिखा है साफ जी नहीं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की आधिकारिकता विभाग को नहीं है। इसके अलावा अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक आपका मान्य होगा? तो आपका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जो है विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का ही आपका मान्य होगा, यानी जब तक आपने जब फॉर्म भरा होगा ना उस समय तक आपका अतिथि मान ही होगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, क्या अनुभव होना चाहिए? बिल्कुल, आपके पास न्यूनतम 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र में आपने काम किया हो। एक सत्र में कम से कम 30 दिवस तो होने ही चाहिए, उसे हम एक सत्र का अनुभव माना जा सकेगा। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संयोजक के हस्ताक्षर से जारी शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। क्या आगे बता दें, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पात्रोपाधि आपने नियमित रूप से प्राप्त की है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? जिस सत्र में आपने नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि पात्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षा का अनुभव आपका मान्य नहीं होगा। यानी कि आप 2 जगह कैसे अवेलेबल रह सकते हैं। हाँ, अगर आपने प्राइवेट में किया हो तो बिल्कुल आपका मान्य होगा, है ना, क्योंकि आप अतिथि शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हो और नियमित छात्र के रूप में आप जो भी कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपने शासकीय शाला में यदि अतिथि शिक्षक के रूप में आपने अनुभव प्राप्त किया है और उस समय आपने कोई डिग्री भी की है तो वो आपकी प्राइवेट होनी चाहिए, ना कि आपकी रेगुलर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका मान्य किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, ये तो आपका जरूर होना चाहिए। यदि मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य भी होगी, प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट के आधार पर पात्रता कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से होगी। इसके अलावा और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे EWS को लेकर अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे उसमें, तो आपको बता दूं कि महिला EWS होने की स्थिति में किसकी आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, यदि EWS में महिला अभ्यर्थी है,
विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र और अविवाहित है तो पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। यानी कि आपका जो है, आपका जो बार बार बोल रहे थे ना कि आय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए आय लगेगा। अगर वो है मैरिड है तो पति की आय लग जाएगी, और अगर अनमैरिड है तो पिता की आय भी लग जाएगी, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसके अलावा आपका जैसे पीबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में यदि त्रुटि हुई है, जैसे एससी पर टिक किया था जबकि मैं एसटी में आता हूँ या एससी में आती हूँ, मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी, तो मुख्य चयन सूची में आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी। मतलब आपको आरक्षण वाला नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको एससी एसटी ओबीसी का अलग अलग आरक्षण है तो वो नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर आपने गलती से दूसरी कैटेगरी पे टिक कर दिया, मान लो आप एससी के आपने एसटी पे कर दिया, एसटी के हो तो एससी पे कर दिया हो, मान लो एससी में हो आपने और क्या कर दिया ओबीसी पे कर दिया हो, तो उस आरक्षित प्रवर्ग में आप अमान्य हो जाएंगे। मतलब आपको जनरल से फिर फाइट करना पड़ेगा। देख सकते हैं प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। इसके अलावा जैसे कि कोई बच्चे बोलते हैं कि मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी? तो मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। लेकिन आपको बता दें प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। आपको बता दें ये जो सारी चीजें आपने जैसे गलती से हो जाता है ना, जब हम फॉर्म भरते हैं तो क्या पता चला हमने एससी की जगह ओबीसी पर क्लिक कर दिया, ओबीसी की जगह एससी पर क्लिक कर दिया, भूतपूर्व सैनिक को पता चला यस कर दिया, तो उन सभी के ये क्वेश्चनों के यहाँ पर उन्होंने आंसर दिए हैं। इसी को बोलते हैं हम FAQ। ठीक है। इसके अलावा गाइस आगे आपका जैसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांगता पर संशोधित किया जा सकता है? तो दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब यानी आप दिव्यांग हैं, जो जिस भी अंक से आप विकलांग हैं तो वही आपको वो करना है, टिक करना है। जैसे कि आपने जो भी दिव्यांग होते हैं कि कोई मूक बधिर होता है, कोई विकलांग होता है, चल नहीं पाता है ना, किसी को सुनाई नहीं देता, तो इस तरीके से आपका वही होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो इसमें संशोधन का कोई नियम नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी के क्रम के आधार पर आपको पात्रता अनुसार ही कार्यवाही प्रतीक्षा सूची होगी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे कई बच्चे होते हैं मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? बता दें जैसे मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। यानी कि आपका होना चाहिए, आप यदि दिव्यांग है तो आपके पास जो प्रमाण पत्र स्थायी वाला होना चाहिए। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिट के क्रम के आधार पर या आपकी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। यानी जो वेटिंग लिस्ट होती है उसके अनुसार की जाएगी। आपको बता दें एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं, तो 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता आपकी अमान्य की जाएगी। यानी एक आपकी नियमित उपाधि होनी चाहिए और एक आपकी स्वाध्याय उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपने एक प्राइवेट क्या करना और एक रेगुलर, इस तरीके से मान्य हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों ही नियमित रूप से कर रहे हैं तो वो आपकी मान्य नहीं की जाएगी। ऐसे में आपकी अभ्यर्थिता भी समाप्त हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। एक नियमित उपाधि और एक नियमित पात्र उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्याय पात्र उपाधि होने पर अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, आप रेगुलर 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा? तो मान्य नहीं होगा। आपका राज्य वाला ही यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, वही आपका इसमें मान्य होगा। साफ उन्होंने दिया हुआ है, केंद्र का आपका मान्य नहीं किया जाएगा। कई बच्चे होते हैं ना वो केंद्र की परीक्षाओं के लिए ही होता है। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, उपनाम परिवर्तन के लिए आपका शपथ पत्र लिया जाएगा। जैसे कि मान लो किसी ने फॉर्म भरते जब फॉर्म भरा होगा तो वो अनमैरिड रही होगी, फिर उसके बाद जब हमारा एग्जाम क्लियर हो गया और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मान लो आपकी शादी हो गई है तो आपका जो है उसमें उसके लिए आप एक शपथ पत्र अपना लगा सकते हैं कि मैं उस समय अनमैरिड थी और अभी मैं मैरिड हूं, तो अपने हस्बैंड के लिए अपना शपथ पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन की पात्रता होगी? तो पात्रता नहीं होगी, अभ्यर्थी उस समय अमान्य कर दी जाएगी। ये आप सभी के बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपने किया है। और जो बार बार मुझे बोल रहे थे ना आय के लिए, तो गाइस यहाँ पर आय के लिए भी उन्होंने साफ बताया है। ईडब्ल्यूएस के लिए बताया आय, लेकिन आय यहाँ पर आप मुझसे बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, तो अपने पापा, यदि आप अनमैरिड हैं तो अपने पापा का या पति का आय प्रमाण पत्र भी आप तैयार रखिए। हो सकता है कि आगे चल के आपका लगने लगे, तो इसको भी आप रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता है, आय, जाति, निवास, हमारा आधार कार्ड, मार्कशीट और प्री और मेंस के प्रिंट आउट, और इसके अलावा आपका नियुक्ति आदेश, इन सबकी जानकारी मैंने आपको बताई हुई है एक वीडियो में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दी हूँ। तो ये सारी चीजें तो आपको रखना ही है, प्लस 2 से 3 सेट आपको फाइल के रखने हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो अपनी एक अपना मतलब एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं और अपने ओरिजिनल भी एक डॉक्यूमेंट अलग से फाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर से नियुक्ति आदेश होने के बाद आपको जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष जाना होगा और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और जब आपकी स्कूलों में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहां पर आपकी जो सर्विस बुक बनेगी उसके लिए भी आप लोग को जो है आगे के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके रखने हैं। सो गाइस यही सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, जो बार बार आपके क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने उन सभी का इस वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश की है। और गाइस यहाँ पर आरसीआई वालों का भी बार बार आ रहा था, तो देखिए आरसीआई वालों के लिए एक उन्होंने ये भी दिया है कि अलग से कोई आदेश आपके लिए आएगा। और इसके अलावा जो एनआईएस
होल्ड पर हैं उनके लिए गाइज एक आखिरी मौका है 3 अगस्त तक का कि आप लोग अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। तो 3 तारीख को यानी कि कल ही सोमवार है, आप लोग को भोपाल जाना पड़ेगा एक बार फिर से, और उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी डाइस कोड भी मैच नहीं हो रहा था, स्कूल का किसी का नियुक्ति पत्र नहीं था, तो उन सबके लिए आप अपना पक्ष रख सकते हैं उनके समक्ष में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी को मैंने बता दी है। आधार पर ही सभी ने आपको बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नियुक्ति आदेश आप जरूर रख लीजिएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं देखिए, जो बार बार लोग पूछ रहे थे ना बच्चे मुझे कि क्या बोलते हैं मैम हमारा पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल कब होगा, तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको 15 दिन का टाइम दिया था, है ना। तो हो सकता है कि आपको भी 15 से 15 दिन का टाइम मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, साथ ही मेडिकल के लिए भी। तो 15 दिवस के भीतर आप अपना मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, ये आपको जो है अपने जिला शिक्षा अधिकारी के समझ प्रस्तुत करना होगा। तो ये गाइस जानकारी थी आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी भी समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।